शहनाई की गूंज और ढोल की थाप से पूरा तिवारी हवेली आज रोशनी में नहा रहा था। चारों तरफ मेहमानों की चहल पहल थी। हर कोई अपने अपने अंदाज में खुशियां मना रहा था। आज राजेंद्र तिवारी की दोनों बेटियों की शादी थी। एक ही मंडप, दो वरमालाएं और घर का हर कोना दुल्हन की तरह सजा हुआ। लाल चुनरियों में सजी दोनों दुल्हनें, एक तरफ राजेंद्र की बेटी रिया और दूसरी तरफ उसकी भतीजी अनवी, जो बचपन से ही उसकी देखरेख में पली थी। रिया के लिए ये शादी उसके सपनों का दिन था, जबकि अनवी के लिए ये बस एक जिम्मेदारी थी जिसे उसके चाचा ने ठोक पीट कर उसके सिर पर डाल दिया था। उसके चेहरे पर खुशी की जगह एक खामोश सन्नाटा था। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे, बारातियों का शोर और रिश्तेदारों की बातें। तभी अचानक मंडप का माहौल एक तेज आंधी से बदल गया। हॉल का दरवाजा जोर से खुला। सबकी नजरें उधर मुड़ गईं। एक लंबा चौड़ा सख्त चेहरे वाला आदमी भारी कदमों से अंदर आया। उसकी आंखों में ऐसी आग थी कि लोग बिना पूछे रास्ता छोड़ने लगे। वो था आदित्य वर्मा। उसकी एंट्री ने पूरे माहौल को जकड़ लिया। ढोल शहनाई की आवाज जैसे अचानक धीमी हो गई हो। कोई समझ नहीं पा रहा था कि ये शख्स कौन है और इतनी बेखौफी से मंडप में क्यों दाखिल हुआ। आदित्य सीधा अनवी की तरफ बढ़ा। घूंघट के पीछे से अनवी का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। उसने कांपते हुए सोचा, ये कौन है और मेरी तरफ क्यों आ रहा है? आदित्य ने पल भर भी नहीं सोचा। उसने आगे बढ़कर दूल्हे का हाथ झटका और ठंडी आवाज में बोला, ये शादी अब मेरे बिना पूरी नहीं होगी। पूरा मंडप स्तब्ध। लोग बड़बड़ाने लगे, कौन है ये क्या कर रहा है? पर आदित्य की आंखों की आग के सामने कोई खड़ा होने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उसने सीधा अनवी का हाथ पकड़ा और कहा, आज से तू मेरी है। अनवी हकपका गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए। मगर आप कौन है? मैं तो आपको जानती भी नहीं हूं। आदित्य ने किसी की परवाह नहीं की। उसने पंडित जी की ओर इशारा किया, मंत्र पढ़ो, अभी और इसी वक्त हमारी शादी होगी। पंडित जी का चेहरा पीला पड़ गया। राजेंद्र तिवारी और बाकी लोग खड़े रहे, मगर कोई आगे नहीं बढ़ा। आदित्य की ताकत, उसकी दहाड़ सबको जकड़ चुकी थी। मंत्र शुरू हुए। आदित्य ने अपनी जेब से सिंदूर निकाला और सबके सामने अनवी की मांग भर दी, गले में मंगलसूत्र डाल दिया। पूरा मंडप खामोश। किसी ने रोका नहीं, किसी की हिम्मत नहीं हुई। रिया, जो अपनी शादी के मंडप में बैठी थी, हक्की बक्की होकर सब देख रही थी। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि उसकी आंखों के सामने उसी की बहन को कोई अजनबी उठा ले गया, वो भी शादी करके। आदित्य ने घूर कर सबकी तरफ देखा और ठंडी आवाज में कहा, अब ये मेरी पत्नी है और कोई सवाल नहीं होगा। कहकर वो अनवी का हाथ पकड़कर मंडप से बाहर निकल गया। अनवी रोती रही, मगर कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। गाड़ियां तैयार खड़ी थी। आदित्य उसे सीधे अपनी कार तक ले गया। अनवी ने सिसकते हुए कहा, आपने ऐसा क्यों किया? मैंने क्या बिगाड़ा था आपका? आदित्य ने उसके चेहरे की तरफ देखा। उसकी आंखों में हैरानी झलक रही थी। एक पल के लिए वो ठिठका, जैसे कोई गलती महसूस कर रहा हो, लेकिन अगले ही पल उसने अपने चेहरे पर कठोरता ला दी। तेरे घर वालों ने जो मेरे साथ किया, अब उसकी सजा तुझे भुगतनी होगी। अनवी और भी घबरा गई। घर वाले? लेकिन मैंने तो कुछ भी नहीं किया। आदित्य ने बिना कुछ और कहे कार का दरवाजा बंद कर दिया। उसकी आंखों में नफरत थी, मगर अंदर ही अंदर एक सन्नाटा भी था। उसे यकीन था कि उसने तिवारी की बेटी से शादी करके अपने बदले का पहला कदम पूरा कर लिया है। मगर सच ये था, वो लड़की जिससे उसने शादी की थी, वो रिया नहीं, बल्कि उसकी भतीजी अनवी थी। और ये सच फिलहाल किसी को पता नहीं था। हवेली का बड़ा दरवाजा भारी आवाज के साथ बंद हुआ। अनवी को खींचकर अंदर लाया गया और पूरे स्टाफ के सामने आदित्य ने ऐलान कर दिया, ये मेरी पत्नी है, मगर याद रखना, ये सिर्फ नाम की बीवी है। मेरे दिल में इसके लिए कोई जगह नहीं होगी। कमरे का दरवाजा ढकेलते ही अनवी फर्श पर गिर गई। उसके कपड़े अस्त व्यस्त, आंखें आंसुओं से भरी। उसने कांपती आवाज में कहा, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? आदित्य ने नफरत से भरी निगाहों से उसे देखा। तेरे घर वालों ने मेरा सब छीन लिया था।
अब मैं तुझे हर दिन जलते हुए देखूंगा, यही मेरी तसल्ली होगी। उस रात अन्वी कमरे में कैद रही। दरवाजे पर ताला जड़ा गया, खाना तक बाहर से रख दिया गया, जैसे कोई कैदी हो। अगली सुबह नौकरों ने झिझकते हुए उसके हाथ में झाड़ू थमाई। मालिक का आदेश है, अब घर के सारे काम तुम्हें करने होंगे। अन्वी का दिल टूट गया। शादी का दिन तो हर लड़की के लिए सपनों का होता है, लेकिन उसकी किस्मत में तो कैद और अपमान ही लिखा था। वो चुपचाप फर्श पर झाड़ू लगाने लगी। उसके नाजुक हाथों में छाले पड़ने लगे। दोपहर तक बर्तन मांजते मांजते उसके हाथ लाल हो गए। शाम को जब वो आंगन में पानी की बाल्टी उठाई थी, अचानक उसका पांव फिसला और पूरी बाल्टी का पानी उसके ऊपर गिर पड़ा। उसके कपड़े भीगकर तन से चिपक गए, बाल बिखर गए। वो घुटनों के बल जमीन पर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। सीढ़ियों पर खड़ा आदित्य ये सब देख रहा था। उसका दिल एक पल के लिए कांपा। क्या मैं सच में एक मासूम को सजा दे रहा हूं? लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। नहीं, ये उसी खून से जुड़ी है जिसने मेरे पिता को मारा। इसे दर्द झेलना ही होगा। उसने जानबूझकर ऊंची आवाज में कहा, काम पूरा करो और ये आंसू पोंछ दो, रोने से कुछ नहीं मिलेगा। अन्वी ने बिना जवाब दिए सिर झुका लिया और चुपचाप अपना काम करती रही। रात गहरी हो चुकी थी। हवेली में सब सो रहे थे। आदित्य बालकनी में खड़ा शराब का गिलास थामे था, लेकिन उसकी नजरें बार बार उसी खिड़की की ओर जा रही थीं जहां से अन्वी दिख रही थी। वो जमीन पर बैठी थी, घुटनों में सिर छुपाए, होठों पर धीमी सिसकियां, आंखों से बहते आंसू। उसकी मासूमियत देखकर आदित्य के दिल में अजीब सी कसक उठी। वो कुछ पल के लिए गिलास मेज पर रखकर अनजाने में उसकी तरफ बढ़ा, मगर आधे रास्ते पर ही रुक गया। नहीं, मुझे नर्म नहीं पड़ना चाहिए, मैं इसे दया नहीं दिखा सकता। वो पलट गया, मगर सारी रात उसकी सिसकियों की आवाज उसके कानों में गूंजती रही। अगले कुछ दिन आदित्य ने उसे और भी अपमानित किया। कभी जानबूझकर मेहमानों के सामने उसे ताने दिए, ये है मेरी बीवी, लेकिन सिर्फ नाम की, असली हक तो इसे कभी मिलेगा ही नहीं। कभी उससे इतना काम करवाया कि उसके हाथों में छाले पड़ गए। कभी उसकी थाली से खाना खींच कर फेंक दिया। अन्वी हर बार चुप रही। ना उसने कोई शिकायत की, ना कोई प्रतिकार। उसकी आंखों में दर्द तो था, मगर साथ ही एक अजीब सी मासूम खामोशी भी। एक दिन बारिश हो रही थी। आंगन में छत से टपकता पानी इकट्ठा हो रहा था। नौकरानी कहीं और चली गई थी। अन्वी अकेली खड़ी थी, सिर पर बाल्टी थामे पानी बाहर फेंक रही थी। अचानक जोर की गड़बड़ाहट हुई और वो घबराकर पीछे हटी। उसका पांव फिसल गया और वो गिरने ही वाली थी कि आदित्य ने दौड़कर उसका हाथ पकड़ लिया। उनकी आंखें टकराईं। एक पल के लिए समय थम गया। अन्वी की आंखों में डर और कृतज्ञता थी। आदित्य की आंखों में नफरत और कहीं गहराई में छुपा खिंचाव। उसने तुरंत उसका हाथ छोड़ दिया और कठोर आवाज में बोला, अगली बार सावधान रहना, मैं हर बार बचाने नहीं आऊंगा। कहकर वो चला गया, मगर जाते हुए उसकी सांसें बेकाबू थीं। उस रात आदित्य नींद में भी बेचैन था। उसके सपनों में वही भीगी आंखें, वही कांपते होंठ, वही सिसकती मासूमियत तो भरती रहीं। वो खुद से लड़ रहा था। मैं नफरत करना चाहता हूं, लेकिन ये लड़की क्यों मेरे दिल में जगह बनाने लगी है? क्यों इसकी चुप्पी मुझे खलती है? हवेली के कोने में बैठी अन्वी भी उसी रात आसमान की तरफ देख रही थी। हे भगवान, मैं तो निर्दोष हूं, आपने क्यों मुझे इस आग में धकेल दिया? मुझे तो बस शांति चाहिए, थोड़ा सा अपनापन चाहिए। उसकी आंखों से बहते आंसू शायद ऊपर वाले तक भी पहुंच रहे थे। और उसी वक्त पास खड़ा आदित्य, जो उसे देख रहा था, पहली बार भीतर से टूट गया। आदित्य अब खुद से सवाल करने लगा था, क्या सचमुच ये वही है जिससे मुझे बदला लेना था, या मैं किसी निर्दोष को जुल्म दे रहा हूं? पर जवाब उसकी नफरत नहीं देने देती थी। उसका दिल और दिमाग अब जंग में उलझ चुके थे। दिन पर दिन बीतते गए। हवेली में सब जानते थे कि आदित्य अपनी बीवी से नफरत करता है, मगर कोई ये नहीं जानता था कि अंदर ही अंदर वो उसकी खामोशी से कितना डगमगाने लगा है। अन्वी अब भी सारे काम करती थी, मगर शिकायत कभी नहीं करती थी। उसकी आंखों में दर्द तो था, पर उसके पीछे कहीं गहरी मासूमियत थी जो धीरे धीरे आदित्य को बेचैन करने लगी। एक शाम हवेली में पूजा रखी गई।
पूरे घर में मेहमान आए हुए थे। अन्वी पूजा के लिए दिए सजाने आंगन में गई। अचानक ऊपर से भारी झूमर ढीला होकर गिरने लगा। सब लोग घबराकर पीछे हट गए। अन्वी वहीं खड़ी रह गई। उसे समझ ही नहीं आया कि क्या करे। झूमर उसके सिर पर गिरने ही वाला था कि तभी आदित्य दौड़कर आया। उसने पूरी ताकत से अन्वी को अपनी बाहों में भरकर पीछे खींच लिया। भारी झूमर उनके सामने गिरा और टुकड़े टुकड़े होकर फर्श पर बिखर गया। अन्वी उसकी बाहों में कांप रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर होठों पर एक शब्द भी नहीं। आदित्य ने पहली बार उसे कसकर थामा और बुदबुदाया, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। वो चुप हो गया, खुद अपनी जबान से निकले शब्दों पर हैरान था। अन्वी ने सहमे स्वर में कहा, आप क्यों बचा रहे हैं मुझे? आप तो चाहते थे मैं तकलीफ में रहूं। आदित्य उसकी आंखों में देखने लगा। उसमें कोई छल नहीं, कोई चाल नहीं, सिर्फ मासूमियत थी। उसका दिल पहली बार मान गया, ये लड़की गुनहगार नहीं हो सकती। उसी रात आदित्य अपने कमरे में बेचैन था। उसने अपने आदमी को बुलाया और आदेश दिया, मुझे इस लड़की की पूरी जानकारी चाहिए। उसका अतीत, उसका हर सच, सब पता करो। कुछ ही दिनों में जब रिपोर्ट आई तो आदित्य के पैरों तले जमीन खिसक गई। आदित्य ने कांपते हाथों से फाइल खोली। हर पन्ने पर ऐसे सच दर्ज थे जो उसके दिल को चीर देने वाले थे। उसकी आंखें अटक गईं एक लाइन पर, अन्वी पंडित हरिनाथ की बेटी नहीं है। असलियत ये है कि वो उसकी भतीजी है। उसके माँ बाप की मौत के बाद चाचा ने ही उसे अपने घर पाला, लेकिन अपने ही फायदों के लिए। असली बेटी उसकी और कहीं शादी के लिए तैयार बैठी थी। आदित्य ने फाइल बंद कर दी। उसका चेहरा सख्त हो गया। मतलब, मैंने अब तक जिस पर नफरत उतारी वो निर्दोष थी। मेरे पिता के कातिल का असली खून तो उसकी असली बेटी है, और मैंने बदला लिया इस मासूम से। उसकी सांस भारी हो गई, दिल में एक बोझ और आंखों में पछतावे की परछाई। रातों रात आदित्य करवटें बदलता रहा। अन्वी पास वाले कमरे में थी। खिड़की से आती चांदनी उसकी थकी हुई देह पर पड़ रही थी। वो अब भी चुपचाप सब सह रही थी। उसकी मासूमियत आदित्य को और तोड़ रही थी। मैंने तुमसे सिर्फ नफरत की, तुम पर वो दर्द डाला जो तुम्हारा हक भी नहीं था। ये कैसा इंसाफ किया मैंने? वो बुदबुदाया। अगली सुबह अन्वी पूजा के लिए फूल तोड़ रही थी। उसके हाथ में कांटा चुभ गया और खून निकल आया। आदित्य पास ही था। बिना कुछ सोचे वो झटके से उसके पास आया और उसका हाथ थाम लिया। अन्वी चौंक गई। आप? आदित्य ने धीरे से उसका हाथ अपने रुमाल से बांधते हुए कहा, अब और खून नहीं निकलने दूंगा, बहुत बहा चुकी हो। उसकी आवाज में दर्द था, गुस्सा नहीं। अन्वी कुछ समझ ना पाई, मगर उसकी आंखों में पहली बार डर नहीं था। उस शाम आदित्य अकेले छत पर खड़ा था। उसकी नजरें दूर आसमान पर थीं। चाचा, अब तक मैंने गलत इंसान को सजा दी। अब वक्त है कि असली गुनहगार से हिसाब चुकता करूं। उसकी आंखों में वो पुरानी आग फिर जल उठी थी। फर्क बस इतना था कि इस बार नफरत मासूम अन्वी के लिए नहीं, बल्कि उसी चाचा के लिए जिसने उसकी जिंदगी भी बर्बाद की और अन्वी की मासूमियत को भी कुचला। बरसात के बाद हवेली के बगीचे में मिट्टी की खुशबू फैली हुई थी। रात का आसमान साफ था और चांदनी आंगन में बिखरी हुई थी। अन्वी तुलसी के पास दीपक जला रही थी। उसका चेहरा चांदनी में और भी मासूम लग रहा था। आदित्य छत से उसे देख रहा था। उसके दिल में एक अनजाना सुकून था। यही है वो लड़की जिसे मैंने कैद में रखा, और यही है वो जिसने मेरी कैद को तोड़कर मेरे दिल में जगह बना ली। रात के खाने के बाद जब सब सो गए, अन्वी अपने कमरे में अकेली बैठी किताब पढ़ रही थी। अचानक बिजली चली गई। गहरा अंधेरा छा गया। अन्वी को अंधेरे से हमेशा डर लगता था। वो सहमी हुई खिड़की के पास गई, मगर तेज हवा से खिड़की धड़ाम से बंद हो गई। उसकी चीख निकल गई। तभी दरवाजा खुला और आदित्य अंदर आया। हाथ में मोमबत्ती थी। उसने अन्वी को कांपते देखा और बिना कुछ कहे उसके पास जाकर मोमबत्ती टेबल पर रख दी। धीमे स्वर में बोला, डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं। अन्वी की सांसें तेज थीं। उसकी आंखें आंसुओं से भर आईं। आदित्य ने पहली बार उसके गाल से आंसू पोंछे। उसका स्पर्श नरम था, जैसे किसी ने टूटे हुए दिल पर मरहम लगा दिया हो। कुछ पल दोनों चुप रहे। कमरे में बस हवा की सरसराहट और मोमबत्ती की हल्की लौ थी। अन्वी ने हिचकिचाते हुए कहा, आप क्यों बदल गए हैं? पहले तो आप मुझे देखना भी नहीं चाहते थे। आदित्य उसकी आंखों में देखता रहा।
धीरे से बोला, क्योंकि अब मुझे सच पता चल चुका है, और सच ये है कि तुम बेगुनाह हो अन्वी। मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है। अन्वी का दिल धड़क उठा। वो पहली बार उसके शब्दों में मोहब्बत का सुर महसूस कर रही थी। आदित्य ने उसके हाथों को थामा। मैं नहीं जानता तुम मुझे कभी माफ कर पाओगी या नहीं, लेकिन मैं तुम्हें हर वो खुशी देना चाहता हूं जिसकी तुम हकदार हो। अन्वी की आंखें भर आईं। उसने अपना हाथ नहीं छोड़ा। ये उसके दिल की पहली हाँ थी। मोमबत्ती की लौ झिलमिला रही थी। दोनों की नजदीकियां बढ़ती जा रही थी। आदित्य ने धीरे से उसका चेहरा थामा, उसकी आंखों में खोया रहा, फिर उसके माथे पर हल्का सा चुंबन दिया। अन्वी ने आंखें बंद कर ली। उस पल उसे लगा कि उसकी सारी पीड़ा, सारी बेड़ियां जैसे टूट गई हों। वो अब उसकी दुश्मन की जंजीर नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी की सबसे अनमोल धड़कन बन चुकी थी। हवेली की रातें अब पहले जैसी नहीं रहीं। जहाँ कभी हर कोने में डर और खामोशी पसरी रहती थी, अब वहाँ अनकहे एहसास धीरे धीरे जन्म लेने लगे थे। अन्वी के मन में भी अब एक नया सवाल बार बार उठता। क्या ये वही आदित्य है जिसने मेरी दुनिया उजाड़ दी थी, या फिर यही वो इंसान है जो अब मेरी दुनिया संवार रहा है? एक शाम आदित्य ने अन्वी को छत पर बुलाया। आसमान तारों से भरा था, हवा में हल्की ठंडक थी। अन्वी जब पहुंची, आदित्य ने गहरी नजरों से उसकी ओर देखा। कुछ पल खामोशी रही, फिर उसने कहा, अन्वी, आज तक मैंने तुम्हें सिर्फ दर्द दिया। तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर भी मैं पत्थर बना रहा। लेकिन अब सच ये है कि तुम्हारे बिना मैं अपनी सांसों की भी कल्पना नहीं कर सकता। मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूं। अन्वी सन्न रह गई। उसकी आंखें भर आईं। उसने कांपते स्वर में कहा, अगर आप मुझसे सच में मोहब्बत करते हैं तो मुझे वादा कीजिए कि अब कभी मेरी जिंदगी को कैद नहीं बनाएंगे। आदित्य ने उसके हाथ अपने हाथों में लिए और फिर कहा, मैं वादा करता हूं, अब तुम्हें सिर्फ अपनी रानी बनाकर रखूंगा, कैदी नहीं। उस पल जैसे दोनों के बीच की सारी दीवारें ढह गईं। आदित्य ने धीरे से अन्वी को अपनी बाहों में भर लिया। अन्वी का चेहरा उसकी छाती से लग गया। वो धड़कनें सुन रही थी जो सिर्फ उसी के नाम की लय गा रही थीं। आदित्य ने उसके माथे पर एक लंबा चुंबन दिया, फिर उसके गालों पर। अन्वी ने आंखें बंद कर लीं। उसके होंठ कांप रहे थे, मगर वो पीछे नहीं हटी। उनके बीच की दूरी अब लगभग खत्म हो चुकी थी। मोमबत्ती की तरह उनके दिलों में चाहत की लौ जल उठी। आदित्य ने उसके चेहरे को अपने हाथों में थामा और धीरे से उसके होंठों को चूमा। वो चुंबन मासूम था, लेकिन उसमें सालों का दर्द, पछतावा और गहरी मोहब्बत भरी हुई थी। अन्वी पहले तो सहमी, मगर फिर उसने अपना मन भी खोल दिया। उसने खुद को रोकना बंद कर दिया। उसके आंसू बह निकले, मगर ये आंसू दर्द के नहीं, बल्कि राहत और अपनेपन के थे। उस रात दोनों ने एक दूसरे के करीब आकर पहली बार दिल और जिस्म दोनों से एक दूसरे को महसूस किया। उनके बीच कोई जंजीर, कोई दूरी नहीं बची थी। सुबह की पहली किरण के साथ आदित्य ने अन्वी का हाथ थामकर कहा, ये रात सिर्फ हमारी नहीं थी, ये हमारे रिश्ते का नया जन्म था। आज से मैं तुम्हें सिर्फ अपनी पत्नी ही नहीं, अपना पूरा संसार मानूंगा, और तुमसे कसम चाहता हूं कि कभी मेरा साथ नहीं छोड़ोगी। अन्वी मुस्कुराई। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर होठों पर पहली बार संतोष की मुस्कान थी। उसने कहा, मैं वादा करती हूं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा आपका साथ दूंगी। अन्वी और आदित्य का रिश्ता अब पूरी तरह बदल चुका था। जहां कभी खामोशी और दूरी थी, अब वहां चाहत और अपनापन था। दोनों की आंखों में पहली बार अपने लिए एक दूसरे का सुकून साफ झलकने लगा था। हवेली में भी सबने महसूस करना शुरू कर दिया था कि आदित्य अब अन्वी से पहले जैसा बर्ताव नहीं करता। कभी उसके सामने चीखने वाला आदित्य अब हर छोटी बात पर उसकी परवाह करता था। ये बदलाव सबसे ज्यादा किसी को चुभ रहा था, अन्वी का चाचा रणविजय सिंह। रणविजय अपनी हवेली के कमरे में बैठा गुस्से में शराब का ग्लास पटक रहा था। उसके आदमी ने खबर दी, साहब, अब तो आदित्य अपनी पत्नी पर जान छिड़कता है। वो लड़की अब हवेली में रानी की तरह रहती है। रणविजय की आंखों में खून उतर आया। कमबख्त, ये वही लड़का है जो मेरे खिलाफ बदले की आग लिए खड़ा था, और अब मेरी ही भतीजी के लिए पागल हो गया है। ये रिश्ता अगर मजबूत हो गया तो मेरे सारे राज खुल जाएंगे। वो कुछ देर सोचता रहा, फिर ठंडी हंसी हंसा।
अब वक्त आ गया है कि मैं इन दोनों के बीच जहर घोल दूं। रणविजय ने अपने सबसे चालाक आदमी गुरनाम को बुलाया। गुरनाम, आदित्य और अन्वी का रिश्ता जितना मजबूत होगा उतना ही मेरा नुकसान है। मुझे चाहिए कि उनके बीच शक और दूरियां बढ़ें। ऐसा खेल खेलना होगा कि अन्वी खुद आदित्य से नफरत करने लगे। गुरनाम मुस्कुराया। ठीक है साहब, एक बीज बो देना है, बाकी अविश्वास की फसल खुद उगेगी। अगले ही दिन हवेली में एक नया मेहमान आया। रणविजय का दोस्त विक्रम, जो खुद को शहर से आया बिजनेसमैन बताता था। उसे खास तौर पर सिर्फ एक मकसद से बुलाया गया था, अन्वी के करीब जाना। विक्रम की बातें बहुत मीठी थीं। वो अक्सर आंगन में अन्वी से मुलाकात करता, मदद के बहाने बातचीत शुरू करता। अन्वी मासूम थी, उसे शक करने का कोई कारण नहीं था। लेकिन यही नज़दीकियां धीरे धीरे आदित्य की नज़रों में खटकने लगी। एक शाम आदित्य ने देखा कि विक्रम और अन्वी बरामदे में खड़े हंसते हुए बातें कर रहे हैं। अन्वी के हाथ से किताब गिर गई और विक्रम ने झुककर उसे उठा लिया। उस पल को देखकर आदित्य का चेहरा सख्त हो गया। रात को उसने अन्वी से सवाल किया, वो आदमी तुम्हारे इतना करीब क्यों आ रहा है? तुम मुझसे इतनी बातें क्यों कर रही थी? अन्वी हैरान रह गई। उसने धीमे स्वर में कहा, वो तो बस मेहमान है। मैं सिर्फ शिष्टाचार निभा रही थी। आप मुझसे ऐसा सवाल क्यों पूछ रहे हैं? आदित्य कुछ बोल नहीं पाया, लेकिन उसके दिल में शक का बीज बो दिया गया था। रणविजय दूर बैठकर यही तो चाहता था। अब अन्वी और आदित्य का रिश्ता एक नए मोड़ पर खड़ा था। प्यार की नींव पर बनी इमारत को शक की आंधी हिला सकती थी। अन्वी का दिल साफ था, लेकिन आदित्य के दिल में उठी छोटी सी खटास उनके बंधन को तोड़ सकती थी। रणविजय के चेहरे पर शातिर मुस्कान थी। अब देखता हूं ये मोहब्बत कब तक टिकती है। हवेली के गलियारों में अब ठंडी खामोशी छाने लगी थी। जहां कुछ दिन पहले हंसी और अपनापन था, अब वहां अनकहा तनाव और बेचैनी फैल गई थी। अन्वी समझ ही नहीं पा रही थी कि आदित्य अचानक इतना बदल क्यों गया है। वो पहले से ज्यादा चुप रहने लगा था और जब बोलता भी तो उसके लहजे में कसक होती। आदित्य अपने कमरे की खिड़की से बाहर देख रहा था। उसकी आंखों में तस्वीर बार बार घूम रही थी। अन्वी और विक्रम का साथ खड़ा होना, हंसना, बातें करना। दिल कहता, अन्वी मासूम है, वो कभी धोखा नहीं दे सकती। लेकिन दिमाग फुसफुसाता, प्यार इंसान को अंधा कर देता है, कहीं तुमसे गलती ना हो रही हो। उसकी आंखों में उलझन और गुस्सा साफ था। अन्वी ने धीरे से कमरे का दरवाजा खोला। आप मुझसे नाराज हैं? उसने सहमे स्वर में पूछा। आदित्य ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। तुम्हें क्यों लगता है मैं नाराज हूं? तुम तो वैसे भी दूसरों के साथ हंसने मुस्कुराने में व्यस्त रहती हो। अन्वी को जैसे किसी ने चाबुक मार दिया हो। उसकी आंखों में आंसू आ गए। आप मुझे गलत समझ रहे हैं आदित्य, वो विक्रम तो सिर्फ मेहमान है। आपको शक करने की जरूरत ही क्यों पड़ी? आदित्य ने गहरी सांस ली। उसकी आवाज भारी थी। क्योंकि मैं तुम्हें खोने से डरता हूं अन्वी, लेकिन तुम्हारा हर मुस्कुराना किसी और के लिए मुझे तोड़ कर रख देता है। अन्वी ने रोते हुए कहा, प्यार में शक नहीं होना चाहिए, वरना वो प्यार नहीं कैद बन जाता है। मैंने तो अपना सब कुछ आपको सौंप दिया है, फिर भी आप मुझे समझ नहीं पा रहे। आदित्य चुप रहा, लेकिन उसकी चुप्पी ने ही दीवार खड़ी कर दी। अन्वी रोती हुई कमरे से बाहर निकल गई। बरामदे से ये सब देख रहा रणविजय धीमे से मुस्कुराया। वाह, अभी तो खेल शुरू हुआ है। अब मैं देखना चाहता हूं कि ये मोहब्बत कब तक टिकती है। उसने गुरनाम से कहा, आगे का वार और गहरा होना चाहिए। अब आदित्य के सामने ऐसे सबूत रखो कि उसे यकीन हो जाए कि अन्वी का दिल किसी और के लिए धड़कता है। अगले कुछ दिन आदित्य और अन्वी ने एक दूसरे से ज्यादा बातें नहीं की। दोनों एक ही छत के नीचे थे, लेकिन दिलों के बीच एक लंबी दूरी खिंच गई थी। अन्वी हर रात रोकर सो जाती और आदित्य हर रात करवटें बदलता, मगर अपने शक को दबा नहीं पाता। रणविजय की चाल काम कर रही थी। प्यार की मजबूत डोर अब धीरे धीरे टूटने की कगार पर थी। रणविजय अपने कमरे में गुरनाम और विक्रम के साथ बैठा था। अब वक्त आ गया है कि आग में और घी डालो। मुझे चाहिए कि आदित्य अपनी बीवी पर पूरी तरह से शक करे। विक्रम ने मुस्कुराकर जेब से एक लिफाफा निकाला। उसमें कुछ तस्वीरें थीं। तस्वीरें जिनमें विक्रम और अन्वी एक साथ दिखाई दे रहे थे, कभी मुस्कुराते हुए, कभी किताब पकड़ाते हुए, कभी बातें करते हुए। रणविजय ने उन तस्वीरों को देखकर ठंडी हंसी हंसी। अब ये तस्वीरें आदित्य तक पहुंचेंगी और उसके दिल का विश्वास हमेशा के लिए टूट जाएगा। अगले ही दिन आदित्य के कमरे में एक अज्ञात लिफाफा पहुंचा। उसने खोला तो उसके सामने वही तस्वीरें बिखर गईं। अन्वी और विक्रम की तस्वीरें, कुछ इस अंदाज में ली गईं जैसे दोनों के बीच कोई गहरा रिश्ता हो। आदित्य का दिल जैसे चाकू से चीरा गया हो। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द भर आया। तो ये है सच्चाई,
उसने बुदबुदाया और दीवार पर मुक्का मार दिया। शाम को जब अन्वी पूजा से लौटकर कमरे में आई तो आदित्य वहां खड़ा था, आंखों में तूफान लिए। ये सब क्या है? उसने तस्वीरें जमीन पर फेंकी। अन्वी ने कांपते हुए तस्वीरें उठाई और हैरान रह गई। ये किसने खींची है? ये तो... आदित्य ने उसका हाथ झटक दिया। अब और झूठ मत बोलो अन्वी। मैं सोचता था तुम मासूम हो, सच्ची हो, लेकिन तुमने भी वही किया जो औरतें करती हैं, धोखा। अन्वी की आंखों में आंसू भर आए। नहीं आदित्य, ये तस्वीरें सच नहीं है, ये किसी की चाल है। आपने मेरी आंखों में देखा था ना, क्या वो भरोसा भी झूठा था? आदित्य का चेहरा सख्त रहा, मगर उसकी आंखें कांप रही थीं। दिल कह रहा था कि अन्वी सच बोल रही है, पर तस्वीरों ने उसके यकीन को तोड़ दिया था। अन्वी रोते हुए बोली, अगर आपको मुझ पर इतना ही शक है तो बताइए, मैं आपके सामने क्या करूं? कैसे साबित करूं कि मेरा दिल सिर्फ आपके लिए धड़कता है? आदित्य ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस कमरे से बाहर निकल गया और अन्वी वहीं जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रो पड़ी। बरामदे से ये सब देख रहा रणविजय हंसी नहीं रोक पाया। वाह, अब इस मोहब्बत की नाव डूबने ही वाली है। अब आदित्य कभी इस लड़की पर भरोसा नहीं करेगा। उसकी आंखों में जीत की चमक थी। हवेली की हवा बदली हुई थी। आदित्य और अन्वी के बीच खामोशी की ऐसी दीवार खड़ी हो चुकी थी जिसे तोड़ना मुश्किल लग रहा था। अन्वी अपने कमरे की चौखट पर बैठी थी, आंखें सूजी हुई, चेहरे पर थकान, मगर दिल में अब भी एक उम्मीद थी। आदित्य क्यों नहीं समझते कि ये सब झूठ है? मैं तो सिर्फ उनसे ही जुड़ी हूं। फिर क्यों नहीं उनकी आंखें मेरी सच्चाई देख पाती? उसने तस्वीरों को अपने आंचल में दबा लिया और धीरे से बुदबुदाई, किसी में हमें तोड़ने की कसम खाई है, मगर मैं हार नहीं मानूंगी। उधर आदित्य अपने कमरे में अकेला बैठा था। मेज पर शराब का ग्लास रखा था, मगर उसने हाथ भी नहीं लगाया। उसके जहन में बार बार अन्वी की रोती हुई सूरत घूम रही थी। उसकी मासूम आंखें जो बार बार कह रही थी, मैं बेगुनाह हूं। आदित्य ने खुद से कहा, दिल मानता है वो सच्ची है, पर आंखें, ये तस्वीरें क्या झूठ बोल रही हैं? उसके भीतर की जंग उसे चैन नहीं लेने दे रही थी। रणविजय ने देखा कि आदित्य और अन्वी के बीच अब खाई गहरी हो चुकी है, लेकिन वो जानता था अभी और चोट करनी होगी। उसने विक्रम से कहा, अब वक्त है आग में घी डालने का। आदित्य को यकीन दिलाना होगा कि अन्वी सिर्फ उसके लिए एक बोझ है। विक्रम ने सिर हिलाया, समझ गया मालिक, अगला वार और गहरा होगा। अन्वी ने ठान लिया था कि वो अब चुप नहीं बैठेगी। वो हवेली की लाइब्रेरी में गई और पुराने कागजात खंगालने लगी। कहीं ना कहीं उसे लग रहा था कि सच्चाई जरूर बाहर आएगी। उसने खुद से वादा किया, आदित्य को मैं सच दिखाऊंगी, चाहे इसके लिए मुझे कितनी भी मुश्किल क्यों न झेलनी पड़े। रात को आदित्य अनजाने में उसी आंगन से गुजरा जहां अन्वी अकेली बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, होंठ बुदबुदा रहे थे। हे भगवान, मेरे प्यार को ताकत देना ताकि वो मुझे पहचान सके। आदित्य की छाती में कुछ टूट कर गिरा। वो पल भर को रुक गया, मगर फिर भी कदम आगे बढ़ा दिए। उसने खुद को कठोर बना लिया। अन्वी ने उसे देखा, पुकारा भी, आदित्य, एक बार मेरी बात सुन लीजिए। लेकिन वो बिना जवाब दिए अंधेरे में खो गया। उस रात दोनों अपने अपने कमरों में सोए, मगर नींद किसी की आंखों में नहीं आई। आदित्य तस्वीरों के बोझ से दबा था, अन्वी बेगुनाही के दर्द से, और हवेली की दीवारें उनकी टूटती मोहब्बत की गवाह बन रही थीं। हवेली की रातें अब दोनों के लिए सजा बन चुकी थीं। अन्वी हर रोज प्रार्थना करती रही कि एक दिन आदित्य उसकी आंखों में झांक कर सच देखेगा। दूसरी ओर आदित्य अपनी ही उलझनों में कैद था। उस रात आदित्य अपने स्टडी रूम में बैठा था। टेबल पर वही तस्वीरें रखी थीं। वो बार बार उन्हें देखता, मगर हर बार अन्वी की सच्चाई उसकी आंखों के सामने तैर जाती। अगर अन्वी झूठ बोल रही होती तो उसकी आंखों में इतनी साफगी क्यों होती? वो बार बार क्यों कहती है कि ये चाल है? उसका दिल और दिमाग जंग लड़ रहे थे। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। उसका वफादार आदमी शंकर अंदर आया। मालक, आपको कुछ दिखाना है। उसने आदित्य के सामने एक और तस्वीर रखी। उस तस्वीर में साफ दिख रहा था कि जिस जगह पर अन्वी और विक्रम को पास खड़ा दिखाया गया था, वहां पर परछाई किसी तीसरे इंसान की भी थी, कैमरा पकड़े हुए। आदित्य का माथा सिकुड़ गया। तो ये तस्वीरें
असली नहीं? शंकर बोला, मालक, मुझे शक है कि इन तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ की गई है। आदित्य का दिल धक धक करने लगा। कहीं अन्वी सचमुच बेगुनाह तो थी? दूसरी ओर अन्वी ने भी हार मानने से इनकार कर दिया था। वो चुपके चुपके रणविजय और विक्रम पर नजर रख रही थी। एक दिन उसने देखा कि दोनों हवेली के पिछवाड़े में किसी आदमी को पैसे थमा रहे हैं। वो आदमी वही था जिसने तस्वीरें खींची थीं। अन्वी के कानों में रणविजय की आवाज पड़ी, ये काम ठीक से हुआ है, अब आदित्य कभी अन्वी पर यकीन नहीं करेगा। अन्वी के चेहरे पर सख्ती आ गई। तो ये सब उन्हीं की चाल थी। मुझे आदित्य तक ये सच पहुंचाना ही होगा। रात को अन्वी हिम्मत जुटाकर आदित्य के कमरे में पहुंची। उसके हाथ में कुछ पुराने कागज और गवाहियां थीं। आदित्य, मुझे आपसे बात करनी है। आदित्य ने उसकी ओर देखा। अब उसकी आंखों में पहले जैसी नफरत नहीं थी, बल्कि सवाल थे। लेकिन अहंकार उसे रोक रहा था। अन्वी, अब क्या नया बहाना है तुम्हारे पास? अन्वी ने कांपती आवाज में कहा, बहाना नहीं, सच है। मैं जानती हूं इन तस्वीरों के पीछे कौन है। ये सब रणविजय चाचा और विक्रम की चाल है। आदित्य का दिल धड़क उठा, लेकिन उसने कठोर स्वर में कहा, अगर ये सच है तो मुझे सबूत चाहिए, वरना मेरे सामने खड़ी मत होना। अन्वी ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से बोली, सबूत मैं ढूंढ कर लाऊंगी, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। उस रात आदित्य सो नहीं पाया। अन्वी के शब्द उसके कानों में गूंजते रहे, ये चाल है, मैं बेगुनाह हूं। वो पहली बार सोचने पर मजबूर हो गया, कहीं मैंने गलत औरत को गुनहगार तो नहीं ठहरा दिया। हवेली की चारों ओर बेचैनी का माहौल था। आदित्य और अन्वी दोनों अलग अलग रास्तों से सच तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, मगर साजिश इतनी गहरी थी कि हर कदम पर धोखे की दीवार खड़ी थी। सुबह सुबह अन्वी हवेली से निकल पड़ी। उसने नौकरानी को बहाना दिया, मुझे मंदिर जाना है। लेकिन असल में वो उस फोटोग्राफर तक पहुंचना चाहती थी जिसे उसने रणविजय और विक्रम से पैसे लेते देखा था। गली के कोने में एक छोटी सी फोटो स्टूडियो की दुकान थी। अन्वी वहां पहुंची और धीरे से बोली, तुम्हें सच बोलना होगा, वरना मैं सबके सामने खोल दूंगी कि ये तस्वीरें नकली हैं। फोटोग्राफर पहले डरा, फिर पसीना पोंछते हुए बोला, मालकिन, मैंने मजबूरी में किया। रणविजय साहब ने धमकी दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर मैं न मानूं तो मेरी बीवी बच्चों को नुकसान पहुंचाएंगे। अन्वी की आंखों में आंसू आ गए। मतलब ये सब उनकी चाल थी। उसी समय अन्वी को बिना बताए आदित्य भी उसका पीछा कर रहा था। वो दूर से सब सुन रहा था। उसका दिल कसक उठा। तो अन्वी सच कह रही थी, और मैंने उसे कितना दर्द दिया। उसकी आंखों में पहली बार सच्चा पछतावा झलका। लेकिन रणविजय को भनक लग चुकी थी कि अन्वी कुछ खोज रही है। उसने विक्रम को आदेश दिया, उस लड़की को अब और सांस लेने का मौका मत दो। अगर वो सच लेकर आदित्य तक पहुंची तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। विक्रम मुस्कराया, आप चिंता मत कीजिए चाचा, आज ही उसका खेल खत्म कर दूंगा। शाम को जब अन्वी स्टूडियो से लौट रही थी तो विक्रम अपने आदमियों के साथ उसका रास्ता रोक लेता है। उसके हाथ में तस्वीरों का लिफाफा था। विक्रम ने व्यंग्य से कहा, इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो भाभी जी? ये कागज मुझे दे दो और चुपचाप हवेली लौट जाओ। अन्वी ने हिम्मत से कहा, ये सच है और सच मैं आदित्य तक जरूर पहुंचाऊंगी। विक्रम आगे बढ़ा, लेकिन तभी पीछे से किसी ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। वो था आदित्य। आदित्य की आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों थे। उसने विक्रम को जोर से धक्का दिया और कहा, अगर आज अन्वी को छुआ भी तो जिंदा नहीं बचोगे। अन्वी उसकी ओर देखती रह गई। उसके दिल में पहली बार राहत और भरोसा जागा। विक्रम ने तंज कसा, तो अब आप इस औरत पर यकीन करने लगे हैं? आदित्य ने कड़क आवाज में कहा, हाँ, और अगर तुम दोनों ने मेरे साथ ये गलत खेल खेला है तो अब इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। आदित्य ने अन्वी से लिफाफा लिया और गहरी नजर से उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में पहली बार नफरत नहीं, बल्कि अपराध बोध और स्नेह था। अन्वी कांपते हुए बोली, मैंने कहा था ना, मैं निर्दोष हूं। आदित्य ने उसकी ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, और मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी। अब ये खेल खत्म होगा। हवेली के अंदर उस रात सन्नाटा गहरा था। विक्रम और रणविजय की साजिश अब धीरे धीरे आदित्य की आंखों के सामने साफ हो रही थी।
मगर सच का सामना करने से पहले आदित्य के दिल में एक और जंग छिड़ चुकी थी, अन्वी के साथ उसके रिश्ते की। अन्वी कमरे में बैठी थी, उसके हाथ कांप रहे थे, मगर आंखों में एक हल्की उम्मीद थी। दरवाजा धीरे से खुला। आदित्य अंदर आया। उसने लंबे समय बाद कोमल आवाज में कहा, अन्वी। अन्वी चौंकी, फिर संभल कर बोली, अब क्या बाकी है कहने को आदित्य? आपने मुझे कभी सुना ही नहीं। आदित्य उसके सामने बैठ गया। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, सिर्फ पछतावा। मुझसे गलती हुई, बड़ी गलती। मैंने तुम्हें उन लोगों की चाल का हिस्सा समझा, लेकिन अब मुझे सच दिख रहा है और मैं कसम खाता हूं अब कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचा पाएगा। अन्वी की आंखों में आंसू भर आए। उसने धीमी आवाज में कहा, काश आपने पहले मेरी आंखों में झांक कर देखा होता तो ये सब नहीं होता। कमरे में पल भर का सन्नाटा छा गया। फिर आदित्य ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। अन्वी कांपी, मगर इस बार उसने अपना हाथ नहीं छुड़ाया। तुम्हारे हाथ की मासूमियत मुझे बता रही है कि मैंने कितना गलत किया है। आदित्य की आवाज भर आ गई। अन्वी ने उसे देखा। उसके चेहरे की कठोरता पहली बार टूट चुकी थी। वो वही आदमी नहीं लग रहा था जिसने जबरदस्ती उसे अपने नाम से बांध दिया था, बल्कि एक टूटता हुआ इंसान था जो अब उसे खोना नहीं चाहता था। आदित्य ने अन्वी के आंसू पोंछे। अब ना रो, तुम्हारे आंसू मेरी सबसे बड़ी सजा है। अन्वी ने उसकी ओर देखा और पहली बार उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। आप सच में बदल सकते हैं। आदित्य ने उसकी आंखों में झांका और धीमे स्वर में कहा, शायद तुम्हारी मासूमियत ने मुझे बदल दिया है। वो और पास आया। दोनों के बीच की दूरी जैसे खुद ब खुद मिटने लगी। आदित्य ने धीरे से उसके चेहरे को अपनी हथेलियों में लिया। अन्वी की सांसें तेज हो गईं। उसकी पलकों की झिलमिलाहट, उसके होंठों का कांपना आदित्य को भीतर तक खींच रहा था। अन्वी, उसने फुसफुसाया और अन्वी ने पलकें झुकाकर जैसे मौन में इजाजत दे दी। उनके होंठ धीरे से मिले। पहली बार नफरत की जगह स्नेह था, गुस्से की जगह प्यार। वो चुंबन लंबा, गहरा और बेहद भावुक था। अन्वी कांपते हुए आदित्य से लिपट गई। उसकी हथेलियां आदित्य की पीठ पर कस गईं, जैसे सालों का डर और दर्द उसी पल बह गया हो। आदित्य ने उसे अपनी बाहों में और कस लिया। अब मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। अन्वी की आंखों में आंसू थे, मगर इस बार वे आंसू राहत और विश्वास के थे। उसने उसके सीने पर सिर रख दिया। आदित्य ने उसके माथे को चूमा। लंबे समय बाद उस स्पर्श में अपनापन था। कमरे की खिड़की से आती चांदनी उन दोनों पर पड़ रही थी। दो टूटे दिल उस रात पहली बार एक दूसरे की धड़कनों में सुकून ढूंढ पाए। हवेली के बड़े आंगन में उस दिन माहौल अजीब था। पूरे गांव और रिश्तेदार बुलाए गए थे। आदित्य ने सबको इकट्ठा करने का ऐलान किया था। आज सच सबके सामने आएगा। सब लोग एक एक करके आंगन में आकर बैठे। बीच में बड़ा आसन रखा गया था, जहां आदित्य खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर अब वो सख्ती नहीं, बल्कि दृढ़ता थी। अन्वी उसके पीछे खड़ी थी। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि विश्वास था। आज पहली बार उसने महसूस किया कि आदित्य सच में उसके साथ है। रणविजय और विक्रम भी वहां मौजूद थे। रणविजय मुस्कुराया, आदित्य, ये सब तमाशा क्यों? कौन सा नया खेल रचा है तुमने? आदित्य ने अपने आदमी को इशारा किया। वो आगे बढ़ा और सबके सामने फाइलें और तस्वीरें रखीं। ये है वो सबूत जो बताते हैं कि अन्वी बेगुनाह है। ये तस्वीरें, ये कागज सब फर्जी हैं। इन्हें रणविजय और विक्रम ने मिलकर बनाया था। भीड़ में सरगोशियां शुरू हो गईं। लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। अन्वी की आंखों में आंसू आ गए, मगर इस बार राहत के थे। रणविजय ने गुस्से से कहा, यह सब झूठ है। मुझे बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। सबूत झूठे हैं। आदित्य गरज उठा, सच को झुठलाने की कोशिश मत करो रणविजय। तुमने मेरे पिता की हत्या करवाई थी और अब तुमने मेरी पत्नी की इज्जत पर वार किया। लेकिन अब खेल खत्म। उसने इशारा किया। तभी सामने स्क्रीन पर वीडियो चला, विक्रम की रिकॉर्डिंग। विक्रम घबराकर स्क्रीन पर बोल रहा था, हाँ, ये सब रणविजय के कहने पर हुआ। तस्वीरें मैंने एडिट की। अन्वी का कोई दोष नहीं था। मुझे माफ कर दो आदित्य साहब। रणविजय बुरी तरह हिल गया। भीड़ में से आवाजें उठने लगीं, धोखेबाज, खून के प्यासे। आदित्य आगे बढ़ा और रणविजय की कॉलर पकड़ ली।
तुमने सोचा था कि तुम मेरे दिल और मेरे रिश्ते को तोड़ दोगे, लेकिन आज मैं वादा करता हूं, अब तुम्हारा साम्राज्य नहीं बचेगा। रणविजय ने छूटने की कोशिश की, मगर आदित्य की पकड़ लोहे जैसी थी। तभी अन्वी आगे बढ़ी। उसकी आवाज कांप रही थी, मगर वो मजबूत खड़ी रही। आज सबके सामने मैं कहना चाहती हूँ, मैंने बहुत सहा है। पहले चाचा के जुल्म, फिर अपने ही पति की नफरत, लेकिन मैं टूटी नहीं, और आज मैं अपने सच के साथ खड़ी हूँ। उसकी आंखों में चमक थी। गांव की औरतें हैरान होकर उसे देख रही थीं। ये वही चुप रहने वाली अन्वी थी जिसने पहली बार अपनी आवाज बुलंद की थी। आदित्य ने पुलिस को इशारा किया। रणविजय और विक्रम को हथकड़ी पहनाई गई। रणविजय चीखा, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई आदित्य। आदित्य ने ठंडी नजरों से उसे देखा। ये लड़ाई अब कभी नहीं होगी, क्योंकि सच जीत चुका है। सभा खत्म होने के बाद सब लोग आदित्य और अन्वी को देखने लगे। अन्वी थोड़ा झिझकी, मगर आदित्य ने सबके सामने उसका हाथ थाम लिया। आज से ये सिर्फ मेरी पत्नी ही नहीं, बल्कि मेरी ताकत है, और जो भी इसे चोट पहुंचाएगा वो मुझसे टकराएगा। लोगों की भीड़ तालियों से गूंज उठी। अन्वी की आंखों में आंसू थे, मगर होठों पर हल्की मुस्कान। रणविजय के जेल जाने के बाद हवेली का माहौल पूरी तरह बदल गया था। अब डर और षड्यंत्र की जगह शांति और सुकून ने ले ली थी। अन्वी पहली बार महसूस कर रही थी कि वो बिना भय के सांस ले सकती है। लेकिन उसके दिल में अब भी एक सवाल था, क्या आदित्य सच में मुझे अपनी पत्नी मानता है, या ये सब सिर्फ बदले की कहानी का अंत है? आदित्य देर रात तक अपनी बालकनी में खड़ा रहता। उसकी आंखें आसमान की ओर होतीं, मगर दिल और दिमाग में सिर्फ अन्वी का चेहरा था। वो खुद से बुदबुदाता, जिसे मैंने नफरत का निशाना बनाया, वही मेरी सबसे बड़ी ताकत बन गई। उसकी मासूम आंखों ने मेरे गुस्से को पिघला दिया। एक शाम अन्वी पूजा का थाल लेकर उसके कमरे में आई। उसने दरवाजे पर खड़े होकर कहा, आरती का समय हो गया है। आदित्य ने उसकी ओर देखा। साड़ी में सजी हुई अन्वी बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसकी आंखों में अब डर की जगह शांति थी। वो उसके पास आया, थाल पकड़ते हुए धीमे स्वर में बोला, तुम्हारे आने से इस घर में रोशनी लौटी है, और मेरे दिल में भी। अन्वी रुक गई। उसकी आंखों में सवाल था, क्या आप सच में ऐसा मानते हैं? आदित्य मुस्कुराया और बोला, हाँ, और आज से मैं ये मानना चाहता हूँ कि तुम सिर्फ इस घर की बहू नहीं, बल्कि मेरी पत्नी हो। अन्वी की आंखें भीग गईं। वो कुछ कहना चाहती थी, मगर शब्द गले में अटक गए। आदित्य ने उसकी हथेली पकड़कर कहा, अन्वी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया। अब वादा करता हूँ तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। अन्वी कांपती आवाज में बोली, मैंने कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि कहीं ना कहीं यकीन था कि आपके दिल में मेरे लिए जगह है। उस रात हवेली की हवाओं में एक अजीब सी नरमी थी। आदित्य ने पहली बार अन्वी को अपने सीने से कस कर लगाया। उसके आंसू आदित्य के दिल को भिगो रहे थे। धीरे धीरे उसकी उंगलियां अन्वी के चेहरे से होकर उसके जुल्फों तक पहुंची। उसने उसके माथे पर एक लंबा किस रखा, मानो कह रहा हो, अब तुम मेरी हो और हमेशा रहोगी। अन्वी की सांसें तेज हो गईं। उसने आंखें बंद कर ली और पूरी तरह उसकी बाहों में खो गई। उस रात दोनों ने अपने रिश्ते को सिर्फ नाम से नहीं, बल्कि आत्मा से स्वीकार किया। नफरत की जगह अब सिर्फ गहरा, सच्चा और अटूट प्यार था। रणविजय के जेल जाने के बाद हवेली में पहली बार त्योहार की रौनक लौट आई थी। दीपकों और फूलों से सजा आंगन, पंडित जी के मंत्रों की गूंज और औरतों के हाथों में सजी मेहंदी, सब में खुशियों का रंग घुला था। अन्वी ने पहली बार करवा चौथ का व्रत रखने का निश्चय किया। हालांकि अभी तक आदित्य से उसका रिश्ता पूरी तरह खुला नहीं था, लेकिन उसके दिल में अब कोई संकोच नहीं बचा था। सुबह से ही उसने बिना पानी के व्रत रखा। सारी महिलाएं जब उसके पास आईं तो हैरान रह गईं। तुम ये व्रत आदित्य बाबू के लिए रख रही हो? अन्वी हल्की सी मुस्कुराई और बोली, हाँ, वो चाहे कुछ भी सोचें, पर मेरे लिए वो मेरे पति हैं, और ये रिश्ता मेरा विश्वास है। सुनकर सब चुप हो गईं, क्योंकि उनकी आंखों में पहली बार आदित्य और अन्वी के बीच का सच्चा रिश्ता दिखाई दिया। पूरे दिन आदित्य उसे चुपचाप देखता रहा। उसे पता था कि अन्वी ने व्रत रखा है, मगर उसके अंदर अपराध बोध था। वो सोचता रहा, क्या वो सच में मेरे लिए ये सब कर रही है,
जबकि मैंने ही उसे सबसे ज्यादा दर्द दिया है। रात होते ही हवेली की छत पर करवा चौथ की पूजा रखी गई। सारी औरतें छलनी लेकर अपने पतियों को देख रही थीं। अन्वी भी हाथ में थाली और छलनी लिए खड़ी थी। उसने चांद को देखा और फिर छलनी से आदित्य की ओर नजर उठाई। उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी, दर्द भी, मोहब्बत भी और अपनापन भी। आदित्य की सांसें थम गईं। वो आगे बढ़ा और उसकी थाली पकड़कर धीरे से बोला, अब मुझे और परख मत अन्वी, मैं मान चुका हूं, तुम मेरी पत्नी हो, मेरी जिंदगी हो। अन्वी की आंखें भीग गईं। आदित्य ने उसके हाथ से पानी का ग्लास लिया और अपने हाथों से उसे पानी पिलाया। जैसे ही व्रत टूटा, हवेली की छत तालियों और शुभकामनाओं से गूंज उठी। अन्वी ने पहली बार आदित्य के सामने सिर झुकाया तो आदित्य ने उसके माथे पर हल्की सी किस रखी। उस पल दोनों का रिश्ता सिर्फ दुनिया के सामने ही नहीं, बल्कि दिल से भी पूरा हो गया। करवा चौथ की रात ने आदित्य और अन्वी के रिश्ते को एक नया नाम दिया था। अब नफरत की जगह विश्वास और अपनापन ने ले ली थी। लेकिन दिल में छिपी मोहब्बत को दोनों ने अभी तक पूरी तरह शब्दों में नहीं कहा था। अगली सुबह हवेली के लोग अन्वी को चेड़ने लगे। बड़ी बहू ने तो पहला करवा चौथ धूमधाम से मनाया, अब तो आदित्य बाबू को भी खुलकर हक जताना चाहिए। अन्वी शर्म से लाल हो गई। उसने चुपचाप पल्लू से चेहरा ढक लिया और रसोई की ओर भाग गई। लेकिन आदित्य ने उसकी उस शर्माई नजरों को साफ देख लिया था। उसके दिल में अन्वी के लिए चाहत और गहरी हो गई। रात को हवेली के सभी लोग अपने कमरों में चले गए। चांदनी हवेली की बालकनी में चांदी सी बिखरी थी। अन्वी वहां खड़ी आसमान देख रही थी। आदित्य धीरे धीरे पीछे से आया और बोला, तुम्हें पता है, जब तुम चांद को देखती हो तो मुझे लगता है कि वो भी तुमसे जलता होगा, क्योंकि तुम उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत हो। अन्वी चौंक गई। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसने धीमे से कहा, आप मजाक कर रहे हैं? नहीं, पहली बार मैं सच कह रहा हूं। आदित्य ने धीरे से उसका हाथ थामा। उसकी हथेली कांप रही थी। अन्वी, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी, लेकिन आज मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि तुम मुझे अपनी जिंदगी का हिस्सा मानो। क्या तुम मुझे एक और मौका दोगी? अन्वी की आंखें भर आईं। उसने धीमे स्वर में कहा, मैंने तो पहले दिन से आपको अपना मान लिया था आदित्य, बस आप ही थे जिन्होंने दूरी बना ली थी। आदित्य ने उसकी ठुड्डी उठाई और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तो आज मैं वो दूरी हमेशा के लिए मिटा देना चाहता हूं। उसने अन्वी को अपनी बाहों में खींच लिया। उसकी जुल्फें चेहरे पर बिखरी हुई थीं। आदित्य ने धीरे से उसके बालों को पीछे किया और उसके माथे पर एक लंबा किस रखा। अन्वी ने आंखें बंद कर लीं। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। आदित्य ने उसके गालों पर, फिर उसकी पलकों पर कोमल किस दिए। अन्वी पूरी तरह से उसकी बाहों में खो गई। उसका चेहरा शर्म से लाल था, मगर उसके होंठों पर हल्की मुस्कान थी। उस रात दोनों ने न सिर्फ एक दूसरे को अपनाया, बल्कि अपने रिश्ते की दहलीज पर प्यार और विश्वास की नई शुरुआत की। करवा चौथ और उसके बाद की रात के बाद हवेली के वातावरण में जैसे नया रंग भर गया था। आदित्य के व्यवहार में बदलाव सबको साफ दिख रहा था। वो पहले जैसा कठोर और दूर नहीं रहा, बल्कि अन्वी के लिए उसके भीतर की नरमी अब हर पल झलकने लगी थी। उस रात हवेली चांदनी में नहाई हुई थी। धीमी धीमी हवा बह रही थी। कमरे में दीपक की लौ टिमटिमा रही थी। अन्वी खिड़की के पास खड़ी चांद को निहार रही थी। उसने अभी अभी अपना लाल साड़ी का पल्लू ठीक किया था। वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी कि आज क्यों उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा है। पीछे से कदमों की आहट सुनकर उसका दिल और तेज धड़कने लगा। आदित्य धीरे धीरे पास आया। अब भी चांद से बातें कर रही हो? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। अन्वी ने नजरें झुका लीं। नहीं, बस ऐसे ही। आदित्य ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अन्वी, अब हमें किसी से छुपने की जरूरत नहीं है। मैं तुमसे अपने दिल की हर बात कहना चाहता हूं। अन्वी ने धीरे से उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में सच्चाई और मोहब्बत साफ झलक रही थी। मैंने तुम्हें तकलीफ दी, लेकिन तुमने कभी शिकायत नहीं की। तुम्हारी यही खामोशी मुझे हर रोज और गहराई से तुम्हारी ओर खींचती रही। आज मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। अन्वी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपते होठों से कहा, मैंने तो पहले ही दिन से आपको दिल से अपना लिया था आदित्य, बस आपका इंतजार था।
आदित्य ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। वो कसकर उससे लिपट गई, जैसे बरसों की दूरी एक पल में मिट गई हो। उसके माथे पर, गालों पर, पलकों पर आदित्य ने प्यार से किस किया। अन्वी ने आंखें बंद कर लीं और उसके सीने से लग गई। धीरे धीरे दोनों के बीच की सारी झिझकें टूट गईं। आदित्य ने उसके चेहरे को अपनी हथेलियों में थामा और पहली बार उसके होठों पर अपना हक जता दिया। अन्वी पहले संकोच में थी, लेकिन फिर उसी पल उसने खुद को पूरी तरह उसके हवाले कर दिया। रात की खामोशी में सिर्फ उनकी सांसों की सरगम थी। दोनों ने उस रात एक दूसरे को पूरी तरह अपना लिया। अब उनका रिश्ता न सिर्फ नाम का था, बल्कि दिल और जिस्म दोनों से एक हो चुका था। रात की खामोशी अब एक नई सुबह में बदल चुकी थी। सूरज की सुनहरी किरणें हवेली की खिड़कियों से झांक रही थीं। पूरे आंगन में तुलसी के पौधे के पास पूजा की घंटियां बज रही थीं। अन्वी आज कुछ और ही लग रही थी। चेहरे पर अजीब सी चमक, आंखों में लाज की परछाई और कदमों में अनजाना कंपन। उसने अपनी साड़ी का पल्लू संभालते हुए आरती की थाली उठाई। जब वो पूजा के लिए आंगन में आई तो घर की औरतों की नजरें उसी पर टिक गईं। एक बुआ मुस्कुराते हुए बोली, देखा, बहू का चेहरा कैसे दमक रहा है। लगता है अब आदित्य बाबू ने भी अपना हक जताना शुरू कर दिया। दूसरी ने धीरे से हंसते हुए कहा, अरे भाई, देर से सही पर शुरुआत तो हुई। अन्वी लाल हो गई, उसके गाल और भी गुलाबी हो उठे। उसने नजरें झुका ली और जल्दी जल्दी आरती करने लगी। उसी समय आदित्य भी आंगन में आया। पहले जहां वो सबके सामने ठंडा और कठोर दिखता था, आज उसके चेहरे पर अन्वी को देखकर हल्की सी मुस्कान थी। सबने नोटिस किया, आदित्य की नजरें अब हर पल अन्वी पर टिक जाती थीं। वो उसे अकेले काम नहीं करने देता, बल्कि मदद के बहाने पास खड़ा रहता। घर के बुजुर्गों ने पहली बार राहत की सांस ली। अब ये रिश्ता सच में जमने लगा है, दादी जी ने संतोष से कहा। जब सब लोग नाश्ते के लिए बैठे तो आदित्य ने अन्वी की प्लेट खुद आगे बढ़ाई। ये नजारा देख सब चौंक गए। अरे, ये तो चमत्कार हो गया, आदित्य बाबू खुद अन्वी को खाना परोस रहे हैं। अन्वी शर्मा गई और बोली, ये सबके सामने मत कीजिए। आदित्य ने उसके कान में झुककर धीरे से कहा, अब मैं अपनी बीवी पर हक जताऊंगा तो सबको देखने दूंगा, छुप कर क्यों। अन्वी का दिल धड़क उठा। उसने मुस्कुराकर आंखें झुका लीं। उस दिन हवेली के दीवारों ने खुद महसूस किया, अब ये रिश्ता मजबूरी या बदले का नहीं रहा। ये रिश्ता अब मोहब्बत और भरोसे से बना था। इसी के साथ कहानी की हैप्पी एंडिंग्स हो जाती है। हेलो गाइस, अगर आपको मेरी ऑडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।